वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे और हुसैन चौधरी साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, परवेज सनेरा साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर फिर कोई चीज़ रह गई है, कोई मिसिंग है, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें उजलत में भी की गई हैं आईनी तरमीम के अंदर, तो फिर जो है वो एक और अमेंडमेंट आ जाएगी। आगे की बात तो छोड़ें, अभी तो लाले पड़ गए हैं कि जो आईनी तरमीम हुई है इसकी क्या हैसियत रह गई, क्योंकि बीएनपी ने अपने सेनेटर से जो मुनहरिफ हुए हैं उनसे इस्तीफा मांग लिया जिन्होंने इस तरमीम के हक में वोट दिया है, और उनमें से कासिम रोजो साहब ने, सेनेटर कासिम रोजो ने इस्तीफा दे भी दिया है। तो अब इसकी क्या हैसियत या क्या सूरत हाल बन रही है? जी बिल्कुल, कुछ देर कबल ही हम देख रहे थे कि काम पेशरफ्त हुई है। जो कासिम रोंजो है वो दिन को हमने देखा कि वो गए, इस्तीफा दे के आ गए, उन्होंने एक प्रेस टॉक भी की पार्लियामेंट के बाहर। लेकिन कुछ देर कबल पहले उनके जो बेटे हैं, उनका एक ट्विटर पर पैगाम आया और उन्होंने कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पार्टी की जानिब से ज़बरदस्ती करवाई गई और ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो चूंकि 70+ है और वो काफ़ी बीमार है और उनको डायलिसिस भी होते हैं, बीमार हैं, तो इसलिए ज़ाहिर है इस्तीफा भी जो है वो उन्होंने दे दिया। लेकिन जो बातें की गई हैं वो ज़बरदस्ती करवाई गई हैं। और कुछ देर कबल ही जो कासिम रोंजो है उनका वीडियो पैगाम भी आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है, जो अपने घर पे थे उन्होंने कहा कि आज दिन को जो है वो पार्टी की जो क़यादत है वो मुझे वहाँ ले गई और वहाँ जाकर मुझे सारा लिखा हुआ दिया और मुझे कहा गया कि ये पढ़ो, और मैंने वो पढ़ दिया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो कहीं भी नहीं गया था, मैं अपने घर था। तो अब ज़ाहिर है ये भी एक चीज़ अब ज़ाहिर है देखनी होगी। जो इस्तीफा जमा हुआ है वो भी अभी तक ज़ाहिर है मंजूर तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर मंजूर हुआ होता तो वो फौरी उसकी वो कोई प्रेस रिलीज आ जाती, कोई रद्द अमल आ जाता सेनेट सेक्रेटेरिएट से। दूसरी जानिब जो आप कह रहे हैं कि आईनी अदालत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें जो डिवीजन होगी कि कोऑर्डिनेशन कौन जी। सा केस कहाँ जाएगा, वो काफी इंटरेस्टिंग है। वो गुज़िश्ता रोज जो है वो जो हवाला दे रहे हैं अहमद वलीद साहब भी, वो केस था मौसमियाती तब्दीली का। उसमें जी जो जी। ही समाज शुरू हुई तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उन्होंने ये कहा कि आया अब तो आईनी बेंच बन चुका है, हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। उन्होंने एक 2 हफ्तों की डेट डाल दी और अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दिया। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में हमने कल देखा कि जो बल्ले के निशान से मुतालिक जो नजरसानी थी, इंट्रा कोर्ट जो नजरसानी अपील थी इंट्रा पार्टी वाली पीटीआई की, उसमें जो है वो वकला ने जब कहा कि हम यहाँ दलाइल नहीं दे सकते, चीफ जस्टिस को कहा हामिद खान ने और अली जफर ने कहा कि आईनी बेंच भी आ गया है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कोई आईनी बेंच आया है, आईनी तरमीम हुई या नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने वो खारिज कर दी। तो ये भी एक फर्क देखना पड़ेगा कि एक जो है वो जज साहब है वो नोटिस कर देते हैं, वक्त दे देते हैं और अटॉर्नी जनरल से वजात मांगते हैं, मुआवनत तलब करते हैं कि आया ये केस हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो कहा जाता है कि ये आईनी तरमीम आई है या नहीं आई, हमें तो अभी उसका इल्म नहीं है, हम ये दरख्वास्त खारिज करते हैं। तो ये मुस्तकबिल में अब ये ज़ाहिर है ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से केसेस जो है वो कहाँ जाएंगे। ये कहाँ भी जाएंगे, एक बिल्कुल डेढ़ सही। महीना तो ज़ाहिर है इसी प्रोसेस में लग समझने में जाएगा। लगेगा ना, इसी इसी सूरत हाल में ज़ाहिर है बिल्कुल। इसका मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा, अब इसी में हम चूंकि बात कर रहे हैं मुनहरिफ अराकीन के वजह से, अहमद वलीद साहब जैसे मुनहरिफ अराकीन बीएनपी के कासिम रोजो साहब का मामला है, और इससे पहले डॉक्टर नसीमा का वो हमने अपने इसी शो में भी उनकी बात की थी, बल्कि उनकी वो फुटेज भी चलाई थी जिसमें वो आपदीदा भी हो गई थी और फिर प्रेशराइज भी लग रही थी। उसके बाद भी फिर बहुत सी ऐसी सूरत हाल, मजबूरियों का जिक्र भी किया गया कासिम रोजो साहब की जानिब से। आप क्या समझते हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन भी मुनहरिफ हुए हैं, तो क्या उनकी जानिब से भी कोई ऐसी तवक्कुआत की जा सकती हैं कि वहाँ से भी कोई इस्तीफे भी आ जाएं, कोई मजबूरियों का जिक्र भी आ जाए, कोई वीडियो भी जारी कर दी जाए? देखिए, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करके फ्लोर क्रॉसिंग करना ये तो वाज़ेह है बिल्कुल। जिसका ये 63A सारा जो केस भी चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्ट कर दिया कि नहीं, वो आइन में लिखा है कि आप कर सकते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। तो उसकी सज़ा जो है पार्टी ने देनी। पहले पार्टी केस बना के भेजेगी स्पीकर के पास, तो उनके पास जाके फिर वहाँ से वो पार्टी डिसाइड करेगी क्या हम इससे इस्तीफ़ा लेके इसको नाअहल करार दे दें, करवा लें, या मतलब इसका क्या करें। पीटीआई तो कह रही है हम सख्त एक्शन लेंगे। तो एक्शन इसी सूरत में होगा ना कि या तो पार्टी से आप निकालेंगे और वहाँ असेंबली में आप पेश कर देंगे कि जी ये हमने इसको पार्टी से निकाल दिया है क्योंकि इसने ये किया था। तो उस पे फिर वो स्पीकर जो है वो डिसाइड करेगा। आपको पता है कि माजी के जितने भी वो जब इन्होंने इस्तीफे दिए थे तो स्पीकर ने वो केस जो है कितना अर्सा संभाल के रखा अपने पास कि जी मैं एक एक बंदे से वजाहत दूंगा पर्सनली मिलके। तो वो कितना अच्छा चलता रहा। तो बीच में फिर लोग आ गए इनके पीटीआई के
कि जी नहीं हमारा इस्तीफा कबूल ना करें आप। जी, ठीक वो है, राजा यानी परवेज कि साहब ने वो किया था। अच्छा, अब नहीं पेंडिंग इसमें रखा सारा। तो स्पीकर उस जो है वक्त उसके जी पास ये पावर है कि उसको पेंडिंग रखे, वो इस्तीफा मंजूरी ना करे या मतलब जो भी, लेकिन वोट उनका काउंट होगा। नहीं, ये इस्तीफा तो देखें ना, सेनेट से आप एक इस्तीफा दे देते हैं। हाँ, एक तो पार्टी रुकनियत से इस्तीफा है, चले पार्टी रुकनियत से आप मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उसके बाद मामला सेनेट या कौमी असम्बली में आ जाता है। 63A के जिसे रिवर्ट किया गया, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उसके बाद क्या स्पीकर उनको नाअहल कर सकते हैं कानूनी आईनी तौर पर? नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन ये कि अगर किस सेनेट से बुनियाद पर? ये वोट डाल के उसने इस्तीफा ही दे दिया तो फिर तो कोई जवाब नहीं कि इसको फिर वो आप पार्टी केस बनाए। पार्टी फिर करेगी कि ठीक है आप पार्टी से हम निकाल देते हैं आपको साथ, क्योंकि आपने उधर से भी इस्तीफा दे दिया है, तो अब ये हम, लेकिन वोट तो काउंट हो गए सब। अब उसकी नहीं, कोई पार्टी लॉजिक नहीं पार्टी से बनेगी तो कि पार्टी ये मुस्ताफी हो कहे। गए सर, फ्लोर क्रॉसिंग की है उस बुनियाद पर नाअहल कर दिया जाएगा। वो तो 63A आपके जी, मुताबिक अब तो ये कहा जा रहा है कि नहीं इजाजत है, तो फिर उसमें किस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? मेरा सवाल ये है। नहीं देखें, पार्टी अगर जो है किसी भी अपने बंदे को डिसक्वालीफाई करवा सकती है कि जी अच्छा, हमने इसको पार्टी से निकाल दिया है, ठीक है, वो एक देते हैं एप्लीकेशन सेनेट में या उधर कि जी अब हमने नया सेनेटर फिर उसमें से चुनेंगे, कोई जो अपना देंगे आपको नाम। लेकिन ये कि वो पार्टी डिसाइड करती है, वो भेजती है फिर। तो ठीक है, अच्छा, इस्तीफा उसने दे दिया उन्होंने, वो तो एडवांस में उसने इस्तीफा दे दिया ना कि ठीक है मैं आप बजाय इसके कि आप मेरे खिलाफ एक्शन लें, तो मैंने ये इस्तीफा दे दिया। तो पार्टी के लिए तो यही बात है सारी। अगर जो ठीक पीटीआई है। के लोग हैं, अगर वो कहते हैं जी मैं हम भी असेंबली से इस्तीफे दे देते हैं, ठीक है, तो वो उसमें पार्टी क्या एक्शन लेगी? फिर पार्टी अपनी पार्टी पार्टी के से एक्शन निकाल लेगी, देगी, ठीक है, बस ठीक सेकंड है, एक्शन। जाहिर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। वो तो उन्होंने सेनेट से ही इस्तीफा दे दिया ना अब। हाँ लेकिन जाहिर है बस। पार्टी खुद उनको डिस्क्वालीफाई करा सकती है या नहीं। हाँ जी। लेकिन उस वजह से आगे बढ़ते हैं। आजम चौधरी साहब, इस पर आपकी क्या राय है? वैसे हमारे पास बाय द वे उसमें आदिल बाज़ई का केस भी है, जो मुस्लिम लीग नून फिर पीटीआई, पीटीआई से मुस्लिम लीग नून फिर वापस पीटीआई, तो उनका केस भी हमारे सामने है। वो भी स्पीकर को खत लिखा गया है। क्या केस आप देख रहे हैं इसमें? ये जो मुस्ताफ़ी होने की, डिस्क्वालीफाई होने की दास्तान है, इसमें 63A क्या रोल प्ले कर रहा है? दो रेफरेंस भेजे थे कौमी असम्बली से स्पीकर साहब ने, एक चौधरी इलियास के खिलाफ और एक आदिल बाज़ई के खिलाफ, जो कि रेफरेंस पहले वापस ले लिए गए। उसके बाद एक मेंबर ने वोट दे दिया, उसके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं गया। अब दूसरे मेंबर ने वोट नहीं दिया, उसके खिलाफ दोबारा रेफरेंस चला गया। अब यहाँ पे जो कासम रोंजू साहब हैं, इनके हवाले से मैं समझता हूँ कि पार्टी ने उनको फेवर की है जो उनसे रिजाइन लिया है, क्योंकि जिस तरह अहमद वलीद साहब बता रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही देखें, अगर पार्टी वो रिजाइन नहीं करेंगे तो पार्टी का ये आईनी हक है कि वो उसके खिलाफ एक रेफरेंस भिजवा सकते हैं चेयरमैन सेनेट के पास या स्पीकर के पास, और वो आगे इलेक्शन कमीशन में भिजवाएंगे और बंदा नाअहल हो जाएगा। और ठीक है। रेजिग्नेशन एक बाइज्जत रास्ता है जो उनको दिया गया रोंजो साहब को। और ये देखें, 63A से पहले ये हक हासिल नहीं था। अगर एक बंदे ने फ्लोर क्रॉसिंग की तो वो ना उसका वोट कास्ट होता था और ना ही उसकी रुकनीयत वहां पर रहती थी इंटैक्ट। ठीक है। अब उस फैसले के बाद वोट तो उसका शुमार होगा, लेकिन वो अगर पार्टी उसके खिलाफ रेफरेंस भेजती है तो वो अपनी रुकनीयत से हाथ धो बैठता है और उसको नाअहली में सवर किया जाता है। अच्छा, अब अब इसी के साथ ही सवाल पीटीआई के जो मुनर्रिफ अराकीन है, उनके हवाले से क्या कुछ तवक्को की जा रही है? वो खुद रिजाइन करेंगे पार्टी, या फिर उनको ज़ाहिर रुकनियत से जब मुअत्तल उनकी की जाएगी तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होंगे अल्टीमेटली? पीटीआई में दो कैटेगरीज इस वक्त फाल कर रही हैं। एक कैटेगरी वो है जिनको इंटैक्ट रखा गया आईनी तरमीम में वोट दिलवाने के लिए, लेकिन उनसे वोट दिलवाने की कोई उनको जरूरत पेश नहीं आई और वो अपनी पार्टी से गायब रहे, उनसे राब्ता मुनक़ता रहा। दूसरे वो हैं जिन्होंने वोट दिया। अब जिन्होंने वोट दिया उनके खिलाफ तो एक आईनी रास्ता है, वो अपनाया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों ने वोट नहीं दिया और पार्टी समझती है कि उन लोगों ने उनको डिसीव किया है, तो वो उनके खिलाफ कोई आईनी या कानूनी इख्तियार नहीं है उस पार्टी के पास कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है उनको अपनी पार्टी की रुकनीयत वो खत्म कर सकते हैं या अपनी पार्टी से शोकाज करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। हाँ, जिन लोगों ने वोट दिया इस तरमीम के हक में, उनके खिलाफ उनके पास हक हासिल है कि उनकी रुकनीयत वो मुअत्तल करवा दें। ठीक है। अच्छा सिद्दीकी साहब, मैं एक जुमले में आपका जवाब चाहूंगा, फिर डिटेल भी उस पर बात करते हैं। वो ये है, क्या आप समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जो अवामी केसेस थे उनकी सुनवाई होगी, अवाम को फ़ायदा हुआ है उसका?
होना चाहिए। मकसद यही है, ये दो मकसद यही चीजें है। बांट दी गई हैं। मकसद यही है ठीक है, कि अवाम की जो 68,000 केस है उनकी सुनवाई होनी चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जानिब ज़ाहिर है अवाम को फ़ायदा हुआ है उसमें उसमें जो अपील की फ़ीस थी अब तक सुप्रीम कोर्ट की वो 50,000 थी, अब 10 लाख रुपए कर दी गई है, तो क्या इसको हम फ़ायदा कहेंगे? यार ये तो मेरे ख्याल में फायदा नहीं है, 10 लाख तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि इन हालात में अगर आप एक उसमें अपील करने जा रहे हैं, या 10 लाख फीस टू मच है। आई डोंट नो ये 10 लाख की है या 10 लाख की है। जरा मेरे ख्याल में आप भी अपने प्रोड्यूसर से कहें कि वो जरा अच्छे से पढ़ ले फिगर, कि वो क्योंकि एक जीरो कहीं आगे पीछे ना कर रहे हो, क्योंकि 50,000 से 10 लाख, नहीं 10 लाख कंफर्म है सर, केस 10 तो ये लाख तो है। फिर वही है ना कि ये भी तो तरीका है ना केस खत्म करने का। ना 10 लाख होंगे ना आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो फिर पहले ये कर देते हैं, नहीं बड़ी लंबी एक्सरसाइज करने की केड़ी जरूरत है? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तरमीम इसको बना रहे हैं उसको बना रहे हैं, पहले ही आप कर देते लेकिन मैं उसमें बैठा नहीं, मैंने उसमें ये किसी को सजेशन दी नहीं, तो मैं तो कभी ना कहूँ। अगर 50,000 से लाख की है तो चलो फिर भी कुछ जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन 50,000 से 10 लाख, इसका मतलब तो यही ना कि केस ऐसे खत्म हो जाएंगे, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब जाहिर है अब जब तक इनके अपने आईनी केसेस थे तब तक तो 50,000 तक अपील की फीस थी, अब वो चले गए आईनी बेंच को, अब आ गया मामला आवाम पे, आवाम की जेब से उन्होंने कहा हम 10 लाख रुपए निकालेंगे, तो क्या ये इसी वजह से फिर नियतों पे भी शक किया जाता है और फिर जो बयानात दिए जाते हैं कि हम अवामी मफाद में कर रहे हैं उस पर भी यकीन नहीं किया जाता? नहीं, ये इसलिए तो नहीं कहा जा सकता। साहब आप बिल्कुल दूसरी तरफ ले गए बात के मतलब उनके अपने नहीं लगने, अपने किसी लगे जे उनके लिए 10 लाख कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इन पार्टियों के लिए 10 लाख तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हुकूमतें कर चुके होते हैं, इनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। 10 लाख का प्रॉब्लम हुकूमत को नहीं है या उनके केसेस की वजह से नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। जी ना, अब तो रही अवाम गई ना सर पीछे, नहीं वो मैं तो उस बात की मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन ये बात कह देना क्योंकि आपके अपने केस आईनी उधर चले गए, उनको 10 लाख से क्या पड़ेगा? या पीपल्स पार्टी, नून लीग को, जेयूआई को, एमक्यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो अब उधर चले गए। नहीं, जब मामला सिर्फ खालिस्तान अवाम पे आया है फिर फीस बढ़ गया ना, इस पे सवाल उठ रहा है। हाँ मैं आपसे मैं एग्री करता हूँ, मैं इसमें बिल्कुल एग्री करता हूँ, और ये मेरे ख्याल में ये चलेगा नहीं। ये देखिएगा मतलब ये वापस 50,000 पे लाख भी आएगा, क्योंकि 10 लाख तो मेरा ख्याल है काबिल अफोर्ड ही नहीं है। ये तो वही कॉल होगी कि आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो आपको 15 रुपए पर मिनट कॉल करने का, तो कौन कॉल करेगा मोबाइल से? तो मुमकिन नहीं है ना। सही है। अच्छा, अब हुसैन चौधरी साहब आप क्या समझते हैं, ये हम आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, बार बार ये बयान दिया जा रहा है अब अवाम के केस प्रायोरिटी पे सुने जाएंगे। एक तो ये 10 लाख वाला फीस वाला मामला है, चलें वो परवेज संदिला साहब को यकीन है कि जो है वो सूरत रिवर्ट हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन दूसरी जानिब इस पर एक बड़ा तबका है अवाम का जो एतमाद नहीं कर रहा, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। इस पर अपोजिशन बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और BNP का भी मौक़िफ़ हमारे सामने है, वो भी मुनरिफ होकर आए कुछ लोग जिन्होंने अगर वोट दिया, वो इस पर जो है एतराज़ रखता है। इसी तरह हम बात करें ICJ की, उनकी जानिब से वो जो सामने आया वो बल्कि यूनाइटेड नेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव जो पहले वो भी इस पर एतराज़ कर चुके हैं, फिर इंटरनेशनल कमीशन फॉर जस्टिस जो है वो भी इस पर एतराज़ात कर रहे हैं। तो इतने सारे एतराज़ात अवामी से लेकर इंटरनेशनल सतह पर इसके सामने आ रहे हैं, तो और इसको फिर एक बैनुल अक़वामी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। इसके क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं, तो इससे इमेज क्या जा रहा है 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत का नैरेटिव जो है क्या वो कमजोर नहीं हुआ? जी देखिए, अगर ज्यादा मैं आपको बैग में नहीं लेके जाना चाह रहा, सिर्फ 1 महीना या 1.5 महीना आप पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि जब ये 13 जजेस की जानिब से ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और उसमें 8 जजेस एक तरफ हो गए, तो उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं या उनका जो उनकी तरफ के जो जजेस थे वो कम हो रहे थे और जो दूसरी तरफ जो जजेस थे वो ज्यादा थे। तो फिर हुकूमत की जानिब से एक फैसला सामने आया था कि एडहॉक जजेस जो है वो तैनात किए जाएंगे, और 2 जजेस तैनात भी हुए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस, और ये कहा गया कि ये जो तादाद बहुत ज्यादा है सिविल और फौजदारी मुकदमात की, उनको कम करने के लिए ये एडहॉक जजेस जो है वो लगाए गए हैं। उसके बाद अभी तक जो है वो अभी जाहिर है अभी तक उनकी कोई कारकर्दगी सामने नहीं आई कि उनके आने के बाद कितनी पेंडेंसी जो है वो कम हुई है, क्योंकि वो जब तक वो फिगर सामने नहीं आएगी तो उससे ये अंदाजा नहीं होगा कि जो एडहॉक जजेस लगाए गए थे उससे कितने केसेस जो है वो कम हुए हैं और किस रफ्तार से कम हुए। दूसरी बात, जो आप फीस की बात कर रहे हैं, उसमें हमारी आज भी 1-2 लॉयर्स से बात हुई जो कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, तो उनका यही कहना था कि फीस बहुत ज्यादा कर दी गई है, और हमें ये बताया गया है कि ये फीस इसीलिए बढ़ाई गई है ताकि मजीद केसेस जो है उनका बर्डन सुप्रीम कोर्ट पे ना पड़े। जाहिर है जब फीस ज्यादा होगी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकेगी,
और इसी तरह मुख्तलिफ जो दावे होते हैं वो आपको याद है सेशन कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और एक अरसे से केस जो है वो चल रहा है। एक मुख्तसर में आपको बता दूं कि 10 साल से तकरीबन ख्वाजा आसिफ और जो बानी पीटीआई है उनके दरमियान एक दावा जो है वो सेशन कोर्ट में जारी है, जो कि शौकत खानम अस्पताल के हवाले से बयानात थे कुछ। तो वो 10 साल से वो दावा जो है वो जारी है, कभी वो हाई कोर्ट आता है, फिर सेशन कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट आ जाता है। तो इसी तरह ये होते होते फिर जब सुप्रीम कोर्ट आता है तो वहां पर फीस उन्होंने ज्यादा कर दी है ताकि ये नीचे से ये मामला जो है वो निमट जाए और ऊपर प्रेशर भी ना हो और ये जो केसेस हैं ये कम हो। 65,000 जो है वो लास्ट वीक हमने ये डाटा निकाला था कि सुप्रीम कोर्ट में जो सिविल केसेस हैं वो 65,000 है और जो आईनी जो केसेस हैं आईनी अदालतों से मुतालिक या आईनी जो मामला है वो 148 है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि 148 के लिए जो है वो आईनी तरमीम जो है वो की गई और किस अंदाज से वो की गई और सुबह रात शाम जो है वो जिस तरह मुलाकातें हो रही थी और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो घर है वो आपने देखा होगा कि रात 2-2 बजे 3-3 बजे तक मुलाकातें रही और ये आईनी तरमीम हुई। और अब आप देखें कि 148 जो है वो केसेस है सिर्फ आईनी, जबकि सिविल और फौजदारी जो केसेस है वो 65,000 है। 65,000 है, ठीक है। उसके लिए कोई इस तरह के मामला जो है ना रात गुजरेगी ना संडे होगा ना कोई सुबह 5 बजे तक जो है वो बैठा रहेगा। अगर मुझे 10 सेकंड दें तो मेरे ख्याल में ये फीस वाला मामला अच्छी तरह चेक करना चाहिए। ये कुछ इसमें टेक्निकली कुछ ऐसा है ये कि डायरेक्ट 10 लाख जिसकी फीस कही जा रही है, मेरा ख्याल है इसके लिए इसको जरा दोबारा चेक कर लीजिएगा प्लीज। चलें इसको रीचेक कर लें जी। अच्छा, इसके साथ ही थोड़ा मैं अहमद वलीद साहब आपकी तरफ आता हूं। आप क्या समझते हैं ये क्या मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरगान का केस है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में और वो जमानत की केस चल रहा है, बार बार जमानत के लिए कहा जाता है, आज फिर 25 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया केस। तो आप क्या समझते हैं, यानी तारीख दी गई है 25 की और जमानत नहीं दी जा रही, क्या कोई बहुत ही डाढ़ा केस है, कोई बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है कि जमानत नहीं दी जा रही उसमें? अब देखिए ये तो अदलिया जो जजेस बैठे हैं उन्होंने फैसला देना है इसके ऊपर। उन्होंने डिटेल से वो मेरा ख्याल है कहा कि नहीं अभी हम नहीं देख सकते, तो तारीख देते फिर उसके बाद देखते। तो उनको अर्जेंसी है, जज को कोई अर्जेंसी नहीं है। तो आप किसी जज पे ये भी प्रेशर नहीं डाल सकते कि फौरन फैसला करे अनटिल अनलेस कोई ऐसी अर्जेंट नौयत का ना हो। तो उसमें फिर ये जो चीज़ें हैं वो तो चलती हैं और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ पहले दिन गए उनको रिलीफ मिल गया, ठीक है। कुछ लोग हैं उनको कोई महीना लग गया, 2 महीने लग गए रिलीफ लेने में या ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये तो अदलिया जो है, जजेस जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस टाइम पे क्या करना है। नहीं, मैं तो टेक्निकली पूछ रहा हूँ ना इस केस की नौयत के हवाले से जी। हाँ, क्या इंटेंसिटी है अगर पीटीआई चाहे कि नहीं हमें जल्दी करके दें तो जजेस को तो कोई जल्दी नहीं है। इसी तरह से हर बंदा चाहता है, मैं भी जाऊंगा हाई कोर्ट में तो मैं भी कहूंगा जी मेरा ये मुझे एक मिनट दे मैं इस पे बात कर सर बिल्कुल टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया, वरना यकीनन इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। लेकिन बहरहाल तो ये जजेस की ही सवाबदीद है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।